Dear students, in last lecture we study about the genetic engineering. You study very well that what is the genetic engineering, what is the role of genetic engineering in human being, and it also important in the plant because it used to improve new varieties and also use in gene therapy. तो इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, चैप्टर 16 टिश्यू कल्चर पादप ऊतक संवर्धन। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। इसके पश्चात स्लीडन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वान, उनने सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि सेल जो होती है वह शरीर की संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सेल जो होती है वह शरीर की क्रियात्मक या फंक्शनल यूनिट होती है। सेल शरीर की जेनेटिक यूनिट होती है। इसके बाद इसी में एक रॉबर्ट विर्चो साइंटिस्ट आया था, उसने ये बताया था कि भाई नई सेल का निर्माण पुरानी सेल के डिवीजन से या विभाजन से होता है। न्यू सेल इज फॉर्म बाय द प्री एक्सिस्टिंग सेल, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट विर्चो। इसके बाद में एक टर्म आई थी टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी पूर्ण शक्तता, ये टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता टिश्यू कल्चर का एक मेन बेस होती है, मेन आधार होती है। तो ये टोटिपोटेंसी है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई जगहों पर ये काम में आती है। कि टोटिपोटेंसी क्या होती है कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल से हम पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर दें तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को टोटिपोटेंसी कहते हैं। यानी किसी सेल में या कोशिका में उस संपूर्ण प्लांट को बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है, इस कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। किसी प्लांट में जो सेल होती है उससे उस पूरे प्लांट को बनाने को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये हम इसकी स्टडी पहले आसानी से कर चुके हैं क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक एग होता है, ठीक है, एक स्पर्म होता है, वो उससे फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन करता है जिसको जायगोट कहते हैं। और इस जायगोट से ही जो पूरे के पूरे जो एम्ब्रियो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये टोटिपोटेंसी कहलाती है। अब हम जाएंगे टिश्यू कल्चर की क्या डेफिनेशन होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर? किसी प्लांट सेल से न्यूट्रिएंट मीडियम में या पोषक माध्यम में पूरा का पूरा संपूर्ण प्लांट बनाने की जो प्रोसेस होता है उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस in which we use explant or cell to make whole plant। किसी एक कार्तोतक, एक्सप्लांट का मतलब होता है कार्तोतक, यदि किसी कार्तोतक को हम पोषक विलयन में डाल दें तो उससे संपूर्ण पौधा बन जाता है। इसे ही हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। जो टिश्यू कल्चर है इसके अंदर क्या होता है, एक पूरे के पूरे प्लांट बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है किसी प्लांट में, इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी कहते हैं। अब जो टिश्यू कल्चर है इसकी एक हिस्ट्री है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में बहुत से योगदान दिए। एक था गॉटलिब हैबरलैंड, उन्होंने कल्चर मीडियम में या संवर्धन माध्यम में संपूर्ण पौधे को संवर्धित करने का काम किया। उसके बाद में थे मूराशिके और स्कूक।
इन्होंने एक न्यूट्रेंट मीडियम बनाया जिसको हम कहते हैं एमएस मीडियम। इस एमएस मीडियम में वे सभी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं जो किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये एमएस मीडियम जो होते हैं टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चर में कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो टिश्यू कल्चर के अंदर एमएस मीडियम कहते हैं। एम फॉर मूराशिके, एस फॉर स्कोप। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि प्लांट रूट जो कल्चर होता है या टिश्यू कल्चर होता है इसमें क्या क्या चीजें काम में आती हैं। सबसे पहला आता है कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम। कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम एक ऐसा माध्यम या मीडियम होता है जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिससे जब किसी कोशिका को इसमें ट्रांसफर किया जाता है तो उस कोशिका उस न्यूट्रिएंट मीडियम की सहायता से पूरा प्लांट बनाने के लिए कैपेबल होती है। तो इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम। ठीक है। सेकंड होता है क्या? एक्सप्लांट। हिंदी में इसका नाम होता है कार्तोता। एक्सप्लांट पौधे का वह भाग या कोशिका या सेल्स होती है जिससे किसी पौधे का निर्माण करना होता है। जैसे मान लीजिए ए प्लांट है, ठीक है, इससे हमने एक सेल ले ली, इसको हमने डाला न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक विलयन में डाल दिया और इससे पूरा प्लांट ले लिया। तो ये जो सेल लिए इसको एक्सप्लांट या कार्तोतक कहते हैं। तो एक्सप्लांट या कार्तोतक वे सेल या कोशिका होती है जिससे उस संपूर्ण पादप का निर्माण करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है कैलस। कैलस कैलस क्या होता है? देखिए ये एक्सप्लांट है। जब इसको न्यूट्रिएंट मीडियम या पोषक माध्यम या कल्चर मीडियम में रखा जाता है तो इसमें ग्रोथ होती है, इसमें डिवीजन होता है। 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 बन जाएगी, इस तरह से लगातार सेल बनती चली जाएगी, जिससे एक ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है, एक गुच्छे का फॉर्मेशन होता है। इसे ही हम कैलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। जब किसी सेल को कल्चर मीडियम में डाला जाता है तो उसमें डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे यह अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है। इस समूह को हम कैलस कहते हैं। कैलस के बाद में नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लास्ट। जीव, इसको हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट इसमें एग्जाम में भी आता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म? आप प्रोटोप्लाज्म से क्या समझते हैं? तो देखिए ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में ये है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अब हम चाह रहे हैं कि सेल वॉल को हटा दें, गला दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई सेल वॉल को गलाने वाले एंजाइम में इसको डालना पड़ेगा। तो हमने लाइटिक एंजाइम डाल दिए जो किसको डिसॉल्व करते हैं? सेल वॉल को डिसॉल्व करते हैं। इससे सेल वॉल तो हट जाती है और सेल वॉल के बिना जो सेल का पार्ट रह जाता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो सीधा से कहें कि कोशिका भित्ति रहित या वॉल लेस सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होगी, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होंगे। इसका यूज जो है ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है, कायिक संवर्धन में किया जाता है, जिससे नए नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में आता है क्लोन्स। वेजिटेटिव डिवीजन या एसेक्सुअल डिवीजन, कायिक जनन या अलैंगिक जनन से जो
प्लांट बनते हैं या ऑफ स्प्रिंग बनती है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती है। इस समान को हम क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, देखिए पेरेंटल प्लांट से उसी के समान नए प्लांट्स का बनना क्लोन्स कहलाता है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म संवर्धन। माइक्रो प्रोपगेशन इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। इस कल्चर मीडियम से या टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनता है उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें जब किसी सेल्स को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है तो उससे एक पूरा प्लांट बन जाता है। इस जो प्रोसेस होता है बनने को, इसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन के प्रकार। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, तो कल्चर के लिए जो भी हम कार्तोतक या एक्सप्लांट लेते हैं उसके बेस पर ही उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे कैलस संवर्धन या कैलस कल्चर, यदि न्यूट्रिएंट मीडियम में कैलस को रखकर उसकी ग्रोथ कराई जाती है तो इसे कैलस कल्चर या कैलस संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है अंगोद्भव, ऑर्गेनोजेनेसिस। जब इस कैलस को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है तो इससे जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात अंगों का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए अंगोद्भवन या ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। कैलस को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने के बाद इससे रूट, स्टेम, लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात ऑर्गन्स या अंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट होता है वेजिटेटिव एम्ब्रियो फॉर्मेशन। देखिए, जो टिश्यू कल्चर से जब एक इम्प्रॉपर या अपरिपक्व एम्ब्रियो को रख करके उसका कल्चर किया जाता है तो उसे एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। फिर है ऑर्गन कल्चर, अंग संवर्धन। यदि किसी प्लांट के ऑर्गन को लिया जाए जिससे कि प्लांट, यदि एक्सप्लांट के रूप में किसी प्लांट ऑर्गन को या अंग को लिया जाए जिससे पूरा पादप प्राप्त कर लिया जाए, प्लांट प्राप्त कर लिया जाए, तो उसे ऑर्गन कल्चर कहते हैं। सिंपली यूं कहा जाए कि जिस भी चीज को हम कल्चर के लिए काम में लेते हैं उसे कहते हैं। यदि पॉलन ग्रेन ले रहे हैं तो पॉलन कल्चर है, टिश्यू ले रहे हैं तो टिश्यू कल्चर है, सेल ले रहे हैं तो सेल कल्चर है, कैलस ले रहे हैं तो कैलस कल्चर है, और एम्ब्रियो ले रहे हैं तो एम्ब्रियो कल्चर है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सप्लांट विच वी यूज इन द टिश्यू कल्चर। जो भी हम एक्सप्लांट काम में लेते हैं, कार्तोतक काम में लेते हैं, उसके बेस पर ही इसका नाम दे दिया जाता है। अब है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर या जीव द्रव्यक संवर्धन, इसको कायिक संवर्धन भी कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एक सेल ए है, ठीक है, इस सेल से ये सेल ले ली, इस सेल में इस सेल वॉल को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम में इसको डाल देते हैं, जिससे सेल वॉल इसमें डिसॉल्व हो जाती है और प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। ये प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। फिर इस प्रोटोप्लास्ट को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कल्चर मीडियम में रख करके इससे जो प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। कहेंगे किसी प्लांट से सेल को ले लिया जाता है, सेल को लेने के बाद उसकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति को गलाने वाले एंजाइम के अंदर उसको रख दिया जाता है, जिससे सेल वॉल तो गल जाती है और प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रोटोप्लास्ट को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखकर, कल्चर मीडियम में रखकर ग्रोथ कराई जाती है और एक प्लांट प्राप्त किया जाता है। इसको हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। अब इसके यूज कहाँ होते हैं?
प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यूज कहाँ है, या यूं कहें कि टिश्यू कल्चर का यूज कहाँ होता है। तो यूं सुनिए, पहला जो होता है एग्रीकल्चर यूज होता है। तो देखिए एग्रीकल्चर तब तक संभव नहीं होता तब तक कि हमारे पास इम्प्रूव वैरायटी नहीं होती। तो इससे प्लांट्स की इम्प्रूव वैरायटी प्राप्त की जाती है। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है। वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने में इसका यूज किया था, वायरस फ्री प्लांट। जनरली होता क्या है, जो प्लांट है उसका जो टॉप पार्ट है एपेक्स पार्ट, इस एपेक्स पार्ट में या शीर्ष भाग के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विपज्योतक टिश्यू पाया जाता है। और इस एरिया की जो सेल्स होती है उसमें वायरस का जो आक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, बहुत ही कम होता है, या यूं कहें कि ये वायरस फ्री होती है। तो यहां से एक्सप्लांट प्राप्त कर लिया जाता है, एक्सप्लांट प्राप्त कर लिया जाता है, और उससे जो प्लांट बनेगा वो वायरस फ्री प्लांट होगा। तो इसमें प्राय जो एपिकल सेल्स ऑफ प्लांट, जैसे जड़ और तने की जो एपिकल सेल होती है, शीर्ष कोशिका होती है, इस कोशिका में प्राय वायरस कम लगता है। तो इस कोशिका से कार्तोतक या एक्सप्लांट ले लिया जाता है, इसको कल्चर मीडियम में डालकर एक नया प्लांट बना लेते हैं, इसे जो वायरस फ्री होता है, जैसे PVX, यह है पोटैटो वायरस एक्स। ये एक पोटैटो की वैरायटी है जो एक्स वायरस से जो है मुक्त है, ठीक है। ऐसी पोटैटो वायरस एस, इस तरह से स्पीशीज बना ली जाती है। आर्टिफिशियल सीड का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो इमैच्योर है, अपरिपक्व एम्ब्रियो है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपरिपक्व एम्ब्रियो तो डेस्ट्रो हो जाएगा, लेकिन इसके चारों ओर केमिकली यदि सीड कोट बना दिया जाए, ये टिश्यू कल्चर से संभव है, सीड कोट बना दिया जाए, तो इससे जो सीड बनते हैं उसको आर्टिफिशियल सीड कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सीड में भी होता है। माइक्रो प्रोपगेशन में भी इसका यूज किया जाता है, सूक्ष्म संवर्धन में इसका यूज किया जाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण में भी इसका यूज किया जाता है, और प्रोटोप्लास्ट के कंजर्वेशन या संरक्षण में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई कहे कि व्हाट इज द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर, तो इसकी सहायता से हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं, इसकी सहायता से इम्प्रूव वैरायटी ऑफ प्लांट बना सकते हैं, इसकी सहायता से आर्टिफिशियल सीड का फॉर्मेशन करते हैं, इसकी सहायता से बहुत सी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है, उससे नई इम्प्रूव वैरायटी प्राप्त की जाती है। इसमें बहुत सी टेक्निक काम में ली जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक जीन को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। मतलब कोई जीन है, अच्छा है, हम चाह रहे हैं कि वो दूसरी जगह पहुंच जाए, तो एक तो आप जानते ही हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है। तो और कौन कौन से सिंपल मेथड है जिससे जीन को ट्रांसफर किया जा सकता है और इम्प्रूव वैरायटी प्राप्त की जा सकती है। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको सावधानी से उतारना और लिखने की कोशिश करना। थैंक यू।